हाथरस कांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। नए नए दावों और बयानों ने मामले में कई मोड़ ला दिए हैं, तो एसआईटी जांच भी जारी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तो इस मामले को लेकर मचा सियासी संग्राम है। पहले विपक्षी दलों ने सरकार पर हाथरस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दिल्ली से लेकर हाथरस तक विपक्षी दलों का प्रदर्शन हुआ, लेकिन जब इसमें दंगे की साजिश की बात सामने आई तो सरकार फ्रंट फुट पर आ गई है। विपक्षी दलों पर करारे हमले किए गए और सबसे ज्यादा निशाना तो कांग्रेस पर ही साधा गया। यूपी सरकार ने सीधे सीधे कांग्रेस पर दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। तो क्या अब हाथरस पर सरकार और कांग्रेस के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है? आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि हाथरस मामले की जांच कहां तक पहुंची है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस पर संग्राम छिड़ा है। गंभीर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। वारदात के आड़ में दंगे की साजिश के सनसनीखेज आरोपों ने लोगों को चौंका दिया है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जैसे आर पार की जंग छिड़ गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लगातार गंभीर आरोप लगाए। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उसे गरीबों की लाश पर सियासत करने वाला करार दिया। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो 8 अक्टूबर को सीएम ने कांग्रेस नेता शिवराज वाल्मीकि के बयान पर कहा कि दंगा इनकी रग रग में बसा है और ये दंगा इनकी रग रग में बसा है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। 9 अक्टूबर को सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने प्रवासी मजदूरों के साथ साजिश की, वो आज प्रदेश के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। बस के नंबर के स्थान पर स्कूटर के नंबर दिए जा रहे थे, फर्जी नंबर दिए जा रहे थे, कबड़ा ट्रकों के नंबर दे करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं हो रही थी और वही षड्यंत्र अभी भी बंद नहीं हुए, लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश और समाज बांटने वालों के डीएनए में ही विभाजन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। जाहिर है मुख्यमंत्री के इन आरोपों से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के डीएनए पे सवाल उठाया। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जेल की यातनाएं सह रही थी, फांसी के फंदे चूम रही थी, तो उस समय आज की भाजपा के जुड़े हुए संगठन विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने का आह्वान कर रहे थे। बेटियों की इज्जत लुट रही है, सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, तो उस समय आपसे संभाले नहीं संभल रहा उत्तर प्रदेश। इस सियासी घमासान के बीच हाथरस कांड की सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे ही है। कहा गया कि एक संदिग्ध महिला पीड़ित परिवार के साथ रह रही थी और पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन वो महिला खुद मीडिया के सामने आ गई। जबलपुर की रहने वाली डॉक्टर राजकुमारी ने बताया कि वो जांच में हर सहयोग करने के लिए तैयार है। रिश्ता नहीं है, मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए, लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की होगी, अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ। तो आरोपियों के मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं होने के सबूत सामने आने से मामला पलटता जा रहा है। जी राम कुमार हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर है। वो 14 तारीख को जिस दिन घटना हुई है
उस दिन था। कुछ नहीं था माँ, हमने बुलाया है लव कुश। लवकुश को आपने बुलाया। और दूसरा राम कुमार नाम है उसका, दूसरे का रामू था वहाँ पे। रामू नहीं था। तीसरा बंदा वही नहीं था। उसकी हम जब पहुंचे थे उसकी सिर्फ माँ थी वहाँ। ऐसे में हाथरस के मामले में सिर्फ सवाल ही सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि रेप, गैंगरेप और हत्या की वारदात का सच क्या है। सवाल ये कि क्या पीड़ित के साथ हुई वारदात को अलग रंग दिया गया, और सवाल ये कि क्या इस वारदात के बाद यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए बड़ी साजिश रची गई। सवाल अनगिनत हैं, लेकिन ठोस जवाब एक भी नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस पूरे मामले पर हर किसी के जहन में सवाल है। हम भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम भी लगातार विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। क्या हाथरस की आड़ में यूपी में दंगा कराने की साजिश थी? क्या कांग्रेस और पीएफआई के बीच कोई कनेक्शन है? दंगों की साजिश रचने वाले सियासी दलों पर कार्रवाई कब होगी? क्या विदेशी फंडिंग की भनक खुफिया एजेंसियों को देर से लगी? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हाथरस मामले की सीबीआई जांच कब शुरू होगी? और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेता सैफ खान हमारे साथ हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैफ जी, लगातार उंगलियां आप लोगों पर उठ रही हैं। आप तो वहां पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने गए थे, लेकिन आप लोगों पर देश को बांटने और दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है अनामिका कि आज जो है उस लड़की के बारे में कि 2:30 बजे जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, या एम्बुलेंस के सामने कैसे रोका, उनके माँ बाप जो है रो रहे थे, और जब शव को जलाया जा रहा था पेट्रोल डाल के तो उनको बंद कर रखा था। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। खैर, बहरहाल आप जो है दंगों की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार जो है दंगों में, तो आप पीयू की रिपोर्ट देख लीजिए उठा के, जो है पूरे देश में सबसे जो है दंगे सब ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में ही होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी ये हाल है कि आप ये देख लीजिए 41% ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है वो बढ़ चुका है। आप 60 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है रिकॉर्ड की जाती है पार्लियामेंट में, जब से योगी आदित्यनाथ जो है सीएम बने। यहाँ 2 महीने में ही सहारनपुर में जो है 3 दंगे हो जाते हैं। तो हम उसकी हालात की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम महिला की सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम जो है महिला की इस केस की बात कर रहे हैं, हाथरस की बात कर रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य और हैरानगी होती है, पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं रुका जाता है। जो इस सरकार को जो है रात के 2:30 बजे जो है 242 के करीब जो है पेट्रोल डाल के उसको शव को जला दिया जाता है। और अब ये सवाल जो है पूरा लालचन फेंका जाता है, ये पूरा कीचड़ फेंकी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। कितने शर्म की बात है कि आज हमारे देश में, आज हमारे उत्तर प्रदेश में 11 से 12 बलात्कार डेली हो रहे हैं। 24% जो है महिला के ऊपर उत्पीड़न बढ़ चुका है। 27% जो है उन दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। आज डेली केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2019 में 11,829 केसेस जो है वो रेप के रजिस्टर हुए। हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे एक दिन में किडनैप होते हैं। 26% क्राइम, साइबर क्राइम बढ़ चुका है। 12% सीनियर सिटीजन के ऊपर जो है क्राइम बढ़ चुका है। 45% ओवरऑल क्राइम बढ़ चुका है। मैं जानना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि जो अभी कीचड़ फेंक रहे हैं उन पे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया या जिनका ये हवाला दिया जा रहा है उनको गिरफ्तार करें। क्या मालूम आप बिक गए हो, क्योंकि आपको तो खरीदने की हालत जो आप चाहते ही हैं कि कीचड़ किस तरीके से जो है कांग्रेस के ऊपर फेंके अपनी नाकामी दिखाने के लिए। अनामिका जी, क्योंकि इनके घर में मां बहनें नहीं है, ऐसी तो बात की जाती है कि आज महिलाओं को उत्तर प्रदेश में ये हाल है। और यही नहीं, दूसरे देश का कहते हैं हमारे बारे में। मैं वॉशिंगटन पोस्ट की बात करता हूं, सुनिए। मोस्ट डेंजरस कंट्री हमारा भारत, थॉमसन राउटर्स की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 4था ऐसा रैंक इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी, यूएस स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये दूसरे देश हमारे देश के बारे में, ठीक है सर। WCD चिल्ला के हमारे देश के विभाग बोल रहा है कि आप जो है पुलिस सुरक्षा जो है स्ट्रॉन्ग कानून बनाइए। कुछ नहीं होता, ये सरकार सोती रहती है। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, नेशनल कांग्रेस पे क्या शर्म आनी चाहिए। क्या शिवराज जीवन वाल्मीकि आपकी पार्टी के नेता नहीं है, जिन्होंने खुलकर सबके सामने कहा कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिलता है, सरकार कदम नहीं उठाती है, खुले आम धमकियां दी हैं, वीडियो वायरल हुआ है। क्या वीडियो आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं सुना? नहीं देखा, नहीं सुना है तो हम सुना देते हैं आपको। फिर आरोप कैसे नहीं लगे आप पे, उंगलियां कैसे नहीं उठे आप पर? नहीं, सुनिए।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विरोध पे इसलिए उतरी और जमीनों पे इसलिए उतरी कि एक बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा था। सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सैफ जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, धमकी देंगे। सुनिए हाँ सुन रहे हैं। धमकी नहीं, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी वक्ता और ना पार्टी का ये कोई बयान है, ना कभी कोई धमकी दी जाती है। साहब हम तो वो हैं जो उस बेटी के लिए जो है डंडे खा रहे थे। अच्छा आप कह दीजिए कि वाल्मीकि जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है। आप कह दीजिए वाल्मीकि जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है। नहीं साहब, मैं ऐसे स्टेटमेंट्स को विरोध करता हूं। मैं ऐसे स्टेटमेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जिसमें कोई भी वॉयलेंस नजर आए या ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के थ्रू लेके आती है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कीचड़ फेंके। राघवेंद्र जी मैं विरोध करता हूं। ठीक है सर, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं इसका। राघवेंद्र जी, आप तो उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं जो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे, अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं, इसीलिए आप दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। अगर इतने ही संजीदा हैं, सीबीआई जांच की बात 1 हफ्ते पहले कर दी गई थी, सिफारिश पहले ही कर दी गई थी, शुरू क्यों नहीं हुई जांच अब तक? क्यों दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी तो किस बात का इंतजार है? देखिए अनामिका जी, हमारी सरकार दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित है। घटना वाले दिन से लेकर के आज तक जो है वो हमारी सरकार सक्रिय है किसी भी प्रकार से, लेकिन रोज नए नए आयाम आ रहे हैं, रोज नए नए एंगल आ रहे हैं। सबसे पहले पीड़ित पक्ष की लड़की का बयान आया, उसके बाद उसकी मां का बयान आया, उसके बाद उसके भाई ने लिखित रिपोर्ट दी, उसमें कहीं भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हो रही है, कहीं उन्होंने बलात्कार के बारे में नहीं कहा है, कहीं जीभ काटने के बारे में नहीं कहा है। उसके बाद लड़की मर जाती है, उसके बाद FIR होती है, उसके बाद दूसरा पक्ष जो है जो गिरफ्तार हुआ है उसका बयान आता है, उसके बाद जो है विदेशी फंडिंग का विषय आ जाता है, उसके बाद नक्सली उसके बाद राजनीतिक जो लाभ लेना चाहते हैं वो विषय आ जाता है, उसके बाद जो है मीडिया घराने हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, वो विषय आ जाता है। तो निश्चित रूप से सामने खड़े हो गए। जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, अब आपके नेता उस परिवार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, उस परिवार से पूछिए जिसकी बेटी आज से 1 महीने पहले घर के बाहर खेल रही थी, घर के 50 काम कर रही थी, आज वो बेटी नहीं रही है, उससे पूछिए उस पर क्या बीत रही है। उल्टा आप उनसे ही सवाल कर रहे हैं, उनको ही परेशान कर रहे हैं। आपके नेता उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको तो सांत्वना देनी चाहिए उनको, आपकी सहानुभूति होनी चाहिए उनके साथ। देखिए अनामिका जी, हमारी सरकार उनसे सवाल नहीं खड़े कर रहे। हाँ, उसके घर जो महिला थी जो लगातार 1 हफ्ते रही भाभी का रूप करके और घूंघट की आड़ में जो बयान देती रही, ये जरूर संदेह के घेरे में अगर वो महिला थी, ईमानदारी से रहना चाहती थी, उनके घर में रहती, अगर बयानबाजी करती थी तो हटा करके बयान कर सकती थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ईमानदारी से लगी हुई है। उसको भी कहीं भी पीड़ित पक्ष से कोई भी लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक। अच्छा ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश या अगल-बगल जिलों में घटना है? और राघवेंद्र जी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं चाहती है। साहब जी 1 मिनट, राघवेंद्र साहब, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सरकार जांच नहीं चाहती है। खुद आगे बढ़कर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, हमने भी देखा। अरे जांच शुरू कब होगी, हमें इतना बता दीजिए, सीबीआई जांच शुरू कब होगी? हफ्ता भर से ऊपर हो रहा है सिफारिश किए हुए, कब जांच शुरू होगी? कोई मुहूर्त निकलेगा? जिस अच्छे दिन का वादा किया गया उस अच्छे दिन का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ अनामिका जी, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर पे 1.5 महीने बाद होता है, सीबीआई जांच भी होगी और नार्को टेस्ट भी होगा, सब होगा। ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है और उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं। कांग्रेस जैसा बिल्कुल नकारा पार्टी जो राहुल गांधी हम हर रोज एक नई थ्योरी पढ़ रहे हैं। 4 प्रश्नों का जवाब हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए राघवेंद्र जी, हम हर रोज एक नई थ्योरी पढ़ते हैं कि आज एक महिला सामने आ गई, आज पीएफआई ने दंगे भड़का दिए थे। अगर दंगे भड़काए, पीएफआई ने भड़काने की कोशिश की, अगर साजिश थी, तो जो ऐसे संगठन है जिन पर सवाल उठ रहे हैं उनको बैन कर दीजिए। भाई राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कर दीजिए बैन, कौन मना कर रहा है? अगर सीएम में उनकी साजिश थी, दिल्ली दंगों में उनकी साजिश थी, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। जो पीएफआई था वो अन्य रूप में था,
छात्र संगठन के रूप में काम कर रहा था, उसको बैन किया गया। आज ये दूसरे रूप में आ गया है, मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पीएफआई पर बैन होना निश्चित है। चलिए इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार करते हैं, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं राघवेंद्र जी। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत वादे किए थे, हम सबके सामने हैं। आप लोग खुद सड़कों पर उतरे, महिला उस लड़की के लिए, उस पीड़ित परिवार के न्याय की मांग की, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल हर रोज सामने आता है, एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। हम सबका सवाल यही है, अगर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है तो जांच शुरू कर दीजिए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। किस बात का इंतजार है? क्या हर रोज सवाल खड़े करने, हर रोज पीड़ित परिवार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? आखिर क्यों? देखिए अनामिका जी, मुझे बहुत देर बाद समय मिला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत को देखिए। आप विदेश से फंडिंग आ रही है, इसका पता लगा लेते हैं। डीएनए भी पता लगा लेते हैं, डीएनए किसका कौन है पता लगा लेते हैं। बड़े एक्सपर्ट हैं सब, तो हमें लगता है मेडिकल एमबीबीएस एमडी सब हैं, डीएनए का भी रिसर्च कर लेते हैं, सारी चीजों का पता लगा लेते हैं। बट ये नहीं बता पाते कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उस महिला के साथ रात के अंधेरे में आपने उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया बिना माँ बाप के पूछे। ये क्यों कर दिया, इसके बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं, इसके बारे में खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों कर दिया। इसके बारे में पूछो तो लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, एसआईटी ने 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, 7 दिन में एसआईटी रिपोर्ट नहीं दे पाई क्योंकि इनका सरकार का कोई काम टाइम से होता नहीं है। योगी जी को आपने सुना ही होगा, 6 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, 6 महीने में अपराधी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो कभी आता नहीं है, समय नहीं आता है। तो 7 महीने की 7 दिन का समय दिया था, 10 दिन और मांग लिया। सीबीआई का था पता नहीं कहां तक है। ये दुनिया भर का उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए डाइंग डिक्लेरेशन है उस बच्ची का, उसने मरते मरते बोला है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, नाम लिया है। और देखिए ये सरकार डाइंग डिक्लेरेशन को भी झूठ साबित करने के लिए कितनी जान लगाई पड़ी है। इसके मतलब आप महिला सम्मान की बात करते थे, महिला के साथ खड़े कहाँ हो आप तो उनके लगता है उनके साथ खड़े हो जो इसमें दोषी हैं। और आपके सांसद जो वहाँ पे हैं वो चाय पीने अचानक चले जाते हैं वहाँ पे जेलर के साथ। अरे ऐसा सुना है कि चाय पीने चले गए? अरे भैया बड़ा प्यार होता है जेलर के साथ चाय पीने का। ये सांसद महोदय कमाल सांसद महोदय हैं, इनके विधायक जी हैं सुरेंद्र सिंह, वो महिलाओं के बारे में क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके सस्पेंड आप क्यों नहीं करते? एक बाराबंकी के इनके नेता बीजेपी के, वो महिला के बारे में तो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, बच्ची को ही कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं जो हम आपको बोल नहीं सकते टीवी पे। क्या उनके ऊपर कार्रवाई की? क्या उनको आपने जेल में भेजा? ये आपकी महिलाओं के प्रति संवेदनाएं हैं। और मैं कहता हूँ हमारा देश नहीं हमारा उत्तर प्रदेश और देश कानून से चलता है, और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर न्याय सजा होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जो बच्ची है, जो बेटी है हाथरस की, आप उसके पीड़ित परिवार को। सर हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबको अपनी बात रखने का मौका दें। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े, हमारे सहयोगी जुड़े, हम उनसे भी बात कर लें। वापस आएंगे अनुराग जी, समय होगा तो आपसे और भी सवाल पूछेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। हमारे साथ हेमसी द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। सर सवाल आपसे ये है कि पीड़िता का जो पहले मौत से पहले बयान आया और अब जो मेडिकल रिपोर्ट में अंतर की बात कही जा रही है, इन दोनों में किसको अहमियत दी जाएगी? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, यद्यपि कानून में जरूर लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत मृतक की अवस्था में पहुँचने वाला होता है, उसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो जाता है और उससे कुछ भी कहलवाया और लिखवाया जा सकता है। अच्छा। मैंने कई गलत डाइंग डिक्लेरेशन देखे हैं और उनको रिजेक्ट करवाया है। तो मैं जो डॉक्टरों ने बार बार जो रिपोर्ट दी है, मैं उस पर अधिक विश्वास करूंगा बजाय उस सो कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन के। ख़ास तौर से इसलिए कि अगर वो स्थिति होती तो पहली और दूसरी रिपोर्ट में वो क्यों नहीं लिखा गया। तो रिपोर्ट जो लिखी गई है वो संदेहास्पद है। पहली रिपोर्ट सिर्फ केवल यह कि मारने का उद्देश्य था, दूसरी रिपोर्ट में छेड़खानी करने का उद्देश्य था, तीसरी रिपोर्ट में अक्यूज भी बढ़ जाते हैं और गैंगरेप हो जाता है। तो ये बिल्कुल डाइंग डिक्लेरेशन में विश्वास नहीं करता मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट पर, और कई डॉक्टरों ने डिफरेंट प्लेसेस पर किया है, मैं उस पर अधिक विश्वास करूँगा। नंबर एक बात। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि पीड़िता के साथ न्याय, मैं बिल्कुल जानता हूं कि पीड़िता के साथ अन्याय हुआ और जिसने ऐसा किया है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जो बाद में 3 आदमी बढ़ाए गए हैं वो अगर गलत पकड़े गए हैं और जेल में हैं, तो उनके साथ भी न्याय का हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।
अब आप अगली बात जो उठाई कि सीबीआई से क्यों नहीं अभी तक कराया गया। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती है सीबीआई से इंक्वायरी, और तब सीबीआई को भेजा जाता है। ठीक है सर, इसलिए ठीक है अनुराग जी, जल्दी से सर, निखिल हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे भी। ये सरकार ठीक है द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो सत्ता का धर्म निभा पा रही है उत्तर प्रदेश में, ना राजस्थान में विपक्ष का धर्म निभा पा रही है, ना लोकतंत्र का धर्म निभा पा रही है, ना ही यहाँ पे संवैधानिक प्रक्रियाओं का धर्म निभा पा रही है। आपने पार्लियामेंट के अंदर में देखा होगा, इन्होंने ध्वनि मत किसान बिल पास कर दिया, वहाँ भी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस चीज का धर्म निभा रही है? नहीं सर, और जो लोकतंत्र, नहीं ये डीएनए की बात करते हैं, डीएनए तो भारतीय जनता पार्टी का ही गड़बड़ है, नफरत का डीएनए। सर अभी तो आपसे पहले पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी जी बोल रहे थे, वो रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट आई है वो संदेहास्पद है, वो तो रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो पूर्व अधिकारी हैं सर, वो रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं मुझे लगा था कि आप उनकी बात पर कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने इसीलिए आपको बोलने का मौका दिया। सैफ जी भी कुछ कहना चाहते थे। सैफ जी थोड़ी देर में आ रही हूँ, लखनऊ का रुख करती हूँ, निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, हर रोज एक नई थ्योरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई बात कही जाती है, सीधे सीधे विपक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यह है जो पीड़ित परिवार के साथ है उस पर सवाल क्यों? निश्चित तौर पर सवाल बनते भी हैं। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के, सबसे पहले इन दोनों दलों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे जो इनके पार्टी के नेता उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे आसान काम और सबसे मुफीद है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो इस घटना के आने के बाद से ही सरकार ने तमाम अहम कदम उठाए थे। निश्चित तौर पर इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसको लेकर सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े, जिसकी वजह से सरकार की निंदा हुई। लेकिन जैसे जैसे परिवार मांग करता रहा, सरकार भी वैसे वैसे इसमें आगे बढ़ती रही। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के वीडियोज वायरल हुए हैं उसकी जाँच भी जरूरी है। हालांकि सवाल सरकार पर यह भी उठता है कि अगर पीएफआई जैसे संगठन इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे पहले जब 8 महीने पहले ही आपने पीएफआई को बैन करने के लिए पत्र लिखा गृह मंत्रालय को, तो अब तक वो बैन क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार बार-बार निखिल समय कम है, रोक रही हूँ आपको, हाथरस का रुख करती हूँ। हमारे साथ विनीत भी डूबे हुए हैं। आज क्या कुछ निकल कर सामने आया है? और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, वापस लौटेंगे विनीत आपके पास, लेकिन इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अभी हम सवाल यही कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि आखिर क्यों सीबीआई मामले में जांच शुरू नहीं कर रही है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। आज क्या हुआ दिन भर हाथरस में विनीत? देखिए, मैं यही अपडेट आपको देने वाला था और ये एक अच्छी खबर है कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब शायद कुछ राहत जो है वो पीड़ित परिवार को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि पहले हत्या से मामला शुरू हुआ, उसके बाद राजनीति पर पहुंचा, फिर साजिश पर पहुंचा, और अब दोनों परिवार, चाहे हम पीड़ित की बात करें, आरोपी की बात करें, इस समय दोनों न्याय की बात कर रहे हैं। एसआईटी सुबह से ही लगातार पुलिस लाइन में कैंप किए हुए है और शुरुआत से ही जो गवाह हैं, चाहे घटनाक्रम से लेकर अंतिम संस्कार तक, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन सबसे पूछताछ कर रही है। आज भी पूछताछ हुई और कल शायद आरोपियों से पूछताछ के लिए अलीगढ़ भी जा सकती है एसआईटी। लेकिन अभी घर वालों की अगर बात करें तो उनको कोर्ट में पेश होना है 12 तारीख को, और उसके लिए वो कल रवाना होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उस महिला की बात हम लगातार कर रहे हैं, जो संदिग्ध महिला इस समय जो जबलपुर से संबंध रखती है। अगर हम उसकी बात करें तो न्यूज स्टेट वो पहला चैनल है। बिल्कुल विनीत, और महिला मीडिया के सामने आ भी चुकी है, न्यूज स्टेट पर आके उसने बयान भी दिया है। सैफ जी, आप कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए सर। देखिए, साफ साफ सी बात है, ये अभी जो है आप पीएफआई की बात कर रहे थे, 8 महीने पहले की जिक्र किया, उससे पहले भी ये जिक्र किया जा रहा था कि बैन किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सिमी जो था, ये संगठन था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में बैन करवा दिया गया था। आज ये बात करती है पीएफआई के, तो कहां एक्शन उठाया जाता है? मुझे तो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक मिनी संगठन है पीएफआई, जिसको ये जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये पीएफआई को, सर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप लगाइए। हम सबसे सवाल यही कर रहे हैं कि आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, न्याय के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि अच्छी खबर इन सबके बीच ये कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। समय कम है, माफी के साथ रोक रही हूँ। सैफ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप सभी का। सैफ जी, राघवेंद्र जी, अनुराग जी, द्विवेदी जी और निखिल और विनीत भी हमारे साथ जुड़ते, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।